हरियाणा प्रदेश और देश के सभी ओबीसी साथियों को मेरा प्रणाम। 27 फरवरी को रोहतक की धरा पे FSA के सामाजिक न्याय ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग गर्जना रैली होने जा रही है और 7 मुद्दों को लेकर इस रैली को किया जा रहा है। पहला मुद्दा है जातीय जनगणना। दूसरा मुद्दा है 33% महिला आरक्षण बिल में ओबीसी का स्थान हो, कोटा हो। तीसरा मुद्दा 127वां संविधान संशोधन बिल निरस्त हो। चौथा मुद्दा है जी रोहिणी आयोग पूरे देश में लागू हो। पांचवा मुद्दा है क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पर हो, 2016 के टर्म एंड कंडीशन पे। छठा मुद्दा है 27% आरक्षण हरियाणा प्रदेश में 1 और 2 में पूरा हो 16-11 के एवज में। और 7वां जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अति पिछड़ों की संख्या हरियाणा प्रदेश में 32% है, तो 25 विधानसभा की सीट और 3 लोकसभा की सीट अति पिछड़ों को मिले। इसको लेकर 17 फरवरी 2024 को रोहतक की धरा पर आप लोगों के सहयोग और समर्थन से एक बहुत विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, मेरी अपील है आपसे कि इस रैली को आप कामयाब बनाएं। जो ताकतें आज तक ओबीसी को रोकती रही हैं, उनके मुंह पे ये थप्पड़ होगा। जो 7 मुद्दे हैं, उन 7 मुद्दों को प्रतिदिन एक मुद्दों को विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। जातीय जनगणना क्यों आवश्यक है, क्यों जातीय जनगणना करी जा। ये एक भ्रम है। लोग यूं कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से जो आरएसएस के लोग हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो एक बात बोलते हैं कि जातीय जनगणना करने से जातिवाद फैलेगा, जातीय जनगणना करने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। मैं तो मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मोदी जी, आप किसको हिंदू कहते हैं? हम तो यूज करने के लिए हिंदू हैं। आप हमें हिंदू कहाँ समझते हैं? फिर क्यों नहीं, अगर आप ओबीसी के हैं तो फिर क्यों नहीं बंटवारा कर दिया सही से? आबादी अनुसार ओबीसी को देते। ये ओबीसी है जिसके कारण आप जो है ना सत्ता में बैठे। मैं पुनः उसी विषय पे आता हूं, क्यों जातीय जनगणना जरूरी? इसलिए जरूरी नहीं है ये पता चल जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है। ये इसलिए जरूरी है कि ये पता चले कि किस जाति की कितनी जनसंख्या और कौन सी जाति किस संख्या में इस देश में रह रही है और किस हालात में रह रही है। दोस्तों, 1881 में जब देश आजाद नहीं था, तब अंग्रेजों ने इस देश की जातीय जनगणना शुरू करी। क्या आवश्यकता थी? क्यों उन्होंने जातीय जनगणना करी? जब उन्होंने जातीय जनगणना शुरू करी तो वो भारत के सामाजिक ढांचे में घुसने का उनको मौका मिला। सोचने की बात है, जब देश आजाद नहीं था तब अंग्रेजों ने हमारी जनगणना करी और ये देखा, उन्होंने पाया कि धर्म के नाम पर 3 के द्वारा जो 85% लोग हैं उनको ठगा जाता है। वो जब भारत के मूल सामाजिक ढांचे में घुसे तब उन्हें इस बात का पता चला। एफ का मतलब है फूले जी, ज्योतिबा फूले। एस का मतलब है साहू जी महाराज। ए का मतलब है भीमराव अंबेडकर और के का मतलब है कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों, 1881 में देश की जनगणना हुई। उसके बाद साहू जी महाराज हुए। पहले समानता की लड़ाई ज्योतिबा फूले जी ने लड़ी,
महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने लड़ी, उसके बाद साहू जी महाराज 1902 में उन्होंने अपने राज्य में कोल्हापुर में एससी और बीसी को बराबर हिस्सेदारी दी, ऐसा काम करने का काम करा। उसके बाद 1922 में जब साहू जी महाराज इस दुनिया से चले गए, तो फिर इसी क्रांति को जो ज्योतिबा फुले जी ने जगाई थी, उस क्रांति को साहू जी महाराज ने अपने कंधों पर उठा लिया था। और उसी क्रांति को 1922 में जब साहू जी महाराज चले जाते हैं, तो फिर एक और देवता ओबीसी का प्रकट होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने इस ज्योति को, इस मशाल को अपने कंधों पे रख लिया। और उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर जी आए, जिन्होंने जी रोहिणी आयोग का गठन किया। जब अंग्रेजों ने देश की जनगणना करी, उन्हें सब पता चला। उन्होंने अधिकार जब देने शुरू करे, तो वो जो 3 लोग थे, उनका दर्द बहुत हुआ कि अब तो ये 85% लोग अपने हक मांगेंगे। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उस वक्त इस मसाल को उठाने का काम अगर किसी ने करा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने करा। अगर इस मशाल को जगाने का काम अगर किसी ने करा, तो सर छोटू राम जी ने करा। अगर इस मशाल को जगाने का काम अगर किसी ने करा, तो चौरसिया जी ने करा। क्रांति हमेशा हुई है। जब साइमन कमीशन भारत में आया, तब उसका विरोध किन लोगों ने करा? क्यों साइमन कमीशन भारत में आया? आप इसको पढ़कर देखना। मेरी बात को ना माने, गूगल पे इसको सर्च करके देखना कि साइमन कमीशन भारत में क्यों आया और किसने इसका विरोध करा। लाहौर के स्टेशन पे कौन 2 लोग खड़े थे जो साइमन कमीशन भारत में आया, उसका स्वागत करने के लिए कौन लोग खड़े थे? वो 2 लोग थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर छोटू राम। जब गुलाम देश में और जातीय जनगणना की गई, फिर ये नरेंद्र मोदी खुद को झूठा ओबीसी बता रहा है, और जब जातीय जनगणना की बात आवे, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इसमें जातीय जनगणना का कॉलम नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, कौन से ओबीसी हैं आप? क्यों आप ये चाहते हैं? आप इस चीज को गहराई से सोचें दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश की जातीय जनगणना हो। ये पता चले कि कौन किस संख्या में इस देश में रह रहा है और किन परिस्थितियों में ये देश किन परिस्थितियों में ये ओबीसी के लोग रह रहे हैं। हमें कौन हिंदू मानता है? चलो एक उदाहरण दे के आपको बता रहा। हमें हिंदू जब तक माना जाता है, ओबीसी के लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, एससी के लोग उसमें मजदूरी करते हैं, मूर्ति बनाने का काम कोई करता है तो ओबीसी के लोग करते हैं। और जब मूर्ति बन के तैयार हो जाती है, उसको मंदिर में सजा दिया जाता है, और फिर वो तिलकधारी हमें मंदिर में घुसने नहीं देते। जिसका जीता जागता उदाहरण भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और जब राष्ट्रपति उस मंदिर में जाए, एक सीढ़ी के बाद उतार दिया जाता है और फिर उसको गंगा जल से धोया जाता है, दूध से धोया जाता है। आज भी परिस्थिति वही है।
दोस्तों, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण तो समानता की बात थी। कहां मिली समानता? जब तक इस देश की जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ओबीसी का भला होने वाला नहीं है। आज बीजेपी और आरएसएस के लोग एक काम करना चाहते हैं। वो यूं कहते हैं कि मंदिरों में लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें बताएंगे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है। जब कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की, हर चीज की गिनती होती तो ओबीसी की क्यों नहीं? और मैं तो मोदी जी को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप यूं कहते थे ना, मैं फक्कड़ हूं और मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, तो 2024 में ये ओबीसी आपको झोला उठा के यहां से भेजने का काम करेगी। इसीलिए मैं एक बात कह रहा दोस्तों कि आप सारे साथी, हम लोग एक यात्रा 11 सदस्यीय कमेटी के तत्वाधान में महम चौबीसी चौंतरे से 26 नवंबर को 4 लोकसभा में ये यात्रा जाएगी। हिसार, सोनीपत, भिवानी और रोहतक 26 नवंबर को। तो आप सारे साथी 26 नवंबर को हमारे साथ चले हैं। उसके बाद 31 दिसंबर को हम मैम की धरा पे मोदी जी का 60 फुट का पुतला फूंकेंगे। क्यों हमें 60 फुट का पुतला बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि 1931 की जनगणना के अनुसार जब देश आजाद नहीं था तब हमारी संख्या 52% थी। आज तो हम अबव 60% है। हम धन्यवाद करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने दिखा दिया कि 63% ओबीसी बिहार में रहता है। यही संख्या पूरे देश में है। और जैसे जातीय जनगणना हुई बिहार की, होते ही इन लोगों को दस्त लगे। ये बीजेपी के और आरएसएस के लोग बौखला गए और ये यूं कहते हैं मंदिरों में लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहां लोगों को कहेंगे कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे हिंदू तो खतरे में आ गया। अरे आपने हमें हिंदू समझा कब? अगर असली हिंदू इस देश में कोई है तो मूल निवासी है। हम एससी बीसी के लोग हैं, आप तो बाहर से आए हुए लोग हैं और आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। और आपने हमें कब हिंदू माना? इसलिए मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जातीय जनगणना करवाने के लिए एक मुश्त होकर ओबीसी के साथी हमारे साथ लगे और 26 नवंबर की जो हमारी यात्रा है उस यात्रा का अंग बढ़ने का काम करें। इस गूंगी बहरी सरकार को यह दिखाने का काम करें कि इस देश में ओबीसी भी रहता है, इस हरियाणा प्रदेश में ओबीसी भी रहता है, अति पिछड़ा भी रहता है। आज का विषय इतना ही था कि जातीय जनगणना क्यों आवश्यक है। अगले जो 6 बिंदु हैं उनको लगातार एक एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं पुनः आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि साथियों, उठ खड़े हो, अब समय है। 2024 में दिखा दो कि ओबीसी क्या है। जो लोग 32% संख्या होने के बाद अति पिछड़ों को कुछ नहीं देते, जो हमारे वोटों पर राज बनाते हैं, उन लोगों को दिखाना चाहते हैं हम क्या है। इसलिए ओबीसी के साथियों, जाग जाओ और इस मिशन में लाग जाओ। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी।